अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर प्रतीक हकीम मुजफ्फर हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। रमज़ान शुरू होने वाला है, इसलिए रोज़ा से मुतल्लिक़ कुछ हक़ाइक़ बयान करने का इरादा है। तो रोज़ा के बारे में तो जहन से निकाल दिया जाए कि रोज़ा किसी भी मरीज़ को नुकसान कर सकता है। कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है दुनिया में जिसका रोज़ा से नुकसान होता हो। सिर्फ़ एक टीबी का मामला हो सकता है, वो भी टीबी के मरीज़ के शुरुआती दौर नहीं बल्कि आखिरी दौर में। शुरुआती दौर में तो रोज़ा हर हाल में फ़ायदेमंद ही नहीं, इलाज होगा, लेकिन आखिरी दौर गलत इलाज की वजह से 2-4-6 महीना के बाद जो मरीज़ की हालत बद से बदतर होने लगती है, तब उसी हालत में रोज़ा से मना किया जा सकता है। इसीलिए हदीस के हिसाब से है कि जो तबीब दीनदार होगा उसी के मना करने पर रोज़ा आप छोड़ सकते हैं, और उसकी क़ज़ा बाद में किया जाएगा, नहीं तो इसे रोज़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और रियल में रोज़ा किसी भी मरीज़ को नुकसान नहीं कर सकता है। अब जैसे डायबिटीज़ के मामला में रोज़ा के ज़रिए जो है ना LDL बैड कोलेस्ट्रॉल की सतह घटने लगती है, अपने आप घट ले। तो ऐसा मामला शुगर और दिल के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद ही है। डायबिटीज़ का तो इलाज ये लोग मतलब डायबिटीज़ का इलाज तो हम लोग बताते हैं कि आदमी सुबह से 12 बजे दिन तक सिर्फ फलाहार करे, और तब उसके बाद 12 बजे रोटी सब्ज़ी सलाद के साथ ही अपना गोश्त मछली भी हो सकता है बगैर चर्बी वाला। अब उसके बाद जो है वो ज़रूरत का एहसास हो तो शाम तक जो है वो फिर फल खाएगा, और मगरिब के बाद रात का खाना खा ले, उसमें भी सलाद होना ज़रूरी है। तो सिर्फ इतने के प्रोग्राम से महीना 1.5 महीना में डायबिटीज़ मतलब का मर्ज़ हमेशा के लिए छूट जा सकता है। और इसमें अदरक एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। जो अदरक के डायबिटिक पेशेंट को अदरक हार्ट के अलावा डायबिटिक पेशेंट में और सारे गठिया वगैरह में भी, हत्ता के बवासीर में भी अदरक फ़ायदेमंद है। तो अब है कि इसको एक आदत बनाया जाए, और आदत बनाने के साथ साथ अदरक से दिल का डर निकाल दिया जाए। प्लस अदरक जो है हार्ट अटैक में भी फ़ायदेमंद है। तो इसलिए, और अदरक में एक अभी केमिकल जिंजीरोल एक बंगाली साइंटिस्ट ने, मुसलमान बंगाली साइंटिस्ट ने एक खोज के जिंजीरोल निकाला है। जो जिंजीरोल जो है वो कैंसर सेल को टारगेट करके मारता है, ख़त्म करता है। तो इस तरह का रूटीन चलता रहे तो डायबिटीज़ का भी इलाज है। और डायबिटीज़ में रोज़ा जो है ना, रोज़ा फ़ायदा ही करेगा। रोज़ा में एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि और सब ज़माने में परहेज़ आसान नहीं होता है, लेकिन रोज़ा की हालत में परहेज़ बहुत आसान है। हम लोग को जो है दस्तरख़्वान पर बैठने के बाद हम लोग से परहेज़ नहीं होता है, लेकिन रोज़ा के दिन में कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई जो रोज़ा नहीं उसको जो खाना है खाता रहे। तो इसलिए रोज़ा जो है ना वो हर हाल में दिमाग से निकाल दिया जाए कि किसी भी मरीज़ को नुकसान नहीं करेगा। रोज़ा का असल फ़ायदा लेना है तो अफ्तार में तली भुनी चीज़ें और शहरी में मैदा की बनी हुई चीज़ से के इस्तेमाल से रोज़ा के फ़ायदा को हम लोग बर्बाद करते हैं। रोज़ा में अफ्तार में पानी, खजूर या जौ के सत्तू के शरबत का तज़किरा आता है। 1997 में अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ में पूरा महीना रोज़ा अफ्तार करने का मौका मिला। तो वहाँ जो है वो खजूर और जमज़म के अलावा कोई चीज़ नहीं होती है हरम शरीफ के अंदर। सऊदी लोग जो है, सऊदी लोग या गैर सऊदी जो भी होता है, वहाँ A1 क्वालिटी की खजूर होती है, जमज़म का पानी होता है। लेकिन अपने हिंदुस्तानी लोग जो है हरम शरीफ में अलाउ नहीं होने के बावजूद भी वहाँ चना, प्याजू, कचरी वगैरह का इंतज़ाम कर ही लेते हैं, छिपा उपा के ले ही जाते हैं। तो बहरहाल रोज़ा अफ्तार के लिए खजूर सबसे बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, रोज़ा के बारे में एक और बात ये समझ लीजिए, जापान के एक डॉक्टर योशिनो ओसुमी को फास्टिंग के ज़रिए कैंसर का इलाज करने में 2016 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो उनका ये थ्योरी था कि
कोई भी आदमी जो 17 घंटा का फास्टिंग करेगा ना, वो भी लगातार 25 दिन तक, तो 17 घंटा के फास्टिंग में होता है कि 12 घंटा के फास्टिंग के बाद जो है वो जिस्म जो है अपने एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिस्म में मौजूद जो कचरा होता है जो बाद में कैंसर का कारण बन सकता है, उसी कचरा को जला के उसी से एनर्जी की ज़रूरत पूरी कर लेता है। इस तरह से ये जो है एक तरह से कैंसर का इलाज भी है। तो उन्होंने इसको बताया कम से कम 25 दिन रखना पड़ेगा इस तरह का 17 घंटा वाला फास्टिंग। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि 6 बजे शाम में खाया जाए, 6 बजे शाम के बाद फिर अब कल सुबह नहीं, 6 बजे के बाद नहीं, बल्कि 11 बजे दिन में खाना खाया जाए। तो बाहर ये उनकी अपनी थ्योरी है, लेकिन रोज़ा में अल्लाह ने जो बना दिया और ये हर तरह से नेचुरल है, नॉर्मल है, इसलिए। लेकिन शहरी बक़द्र बादाम ही होना चाहिए। शहरी में ऐसे ऐसे लोग भी मिले जो भात दाल गोश्त एकदम ठेल के खाते हैं। कुछ ऐसे आदमी मिले जो अफ्तार में भी भात दाल गोश्त खाएंगे, बोलते हैं इसके अलावा हमारा वक्त नहीं कटेगा, हम रोज़ा रखे नहीं पाएंगे। तो बहरहाल ये अपना अपना है मसला। लेकिन शहरी में हल्का हो, खजूर खीरा हो जाए या दूध के साथ कोई फल हो जाए, या नहीं है तो सिर्फ पानीय हो। लेकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खस्सी का, बकरी का सीरा जो है ये भी खाना शहरी के वक्त साबित है। तो अब यह है कि रोज़ा का तिब्बी वाला फ़ायदा लेने के लिए अफ्तार के वक्त तला भुना चीज़ से बचना चाहिए। तो डीडी नेशनल पर एक बार हमारे इंटरव्यू में उसके एंकर सऊता यास्मीन ने हमसे पूछा था कि रमज़ान में तल्ला गल्ला खाने का जो अफ्तार के वक्त है, इसको नफ़ा नुकसान के हिसाब से क्या कहा जाएगा। तो हमने बताया, जवाब दिया कि जिस तरह से रमज़ान में तल्ला भुना हम लोग खाते हैं, सेम उसी तरीके से अगर रमज़ान के बाद घर का सभी लोग उसी वक्त में वही सब चीज़ खाए तो हफ्ता दिन के अंदर में सबको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो ये रोज़ा का तिब्बी फ़ायदा है कि उतना नुकसानदेह चीज़ खाने के बाद भी कोई तरह का नुकसान नहीं होता है, बल्कि कुछ न कुछ ईद के दिन तंदुरुस्ती में निखार ही आ जाता है। अब रहा के मदीना के लोग जो है वो अक्सर हाँ जुमरात और सोमवार में रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा जो अय्याम बीज वाला रोज़ा है 12, 13, 14, 15, ये भी अक्सर होते हैं। इसलिए उस इलाक़ा में कैंसर का मर्ज 9 के बराबर है, ये समझ लीजिए। तो इसीलिए कैंसर से भी रोज़ आपको बचाने वाली चीज़ है। और अपने गलत लाइफ स्टाइल और गलत खान पान के चक्कर में तो कैंसर भी अब महामारी का शक्ल इख्तियार कर गया है। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है नींद की कमी, मतलब साउंड स्लीप की कमी। नींद नहीं, साउंड स्लीप की कमी। साउंड स्लीप का मानी कि अगर कोई आदमी को तरीके से साउंड स्लीप अगर 6-7 घंटा भी हो गया तो उठने के बाद एकदम फ्रेश का एहसास होता है, फ्रेशनेस का। लेकिन आज के दौर में जिस तरह का हम लोग का रहन सहन है, तो नींद में जो है ना वो कमी होती है। नींद में कमी होने की वजह से जिस्म के अंदर जो है एक फैक्टर है ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर TNF, हमारी रगों में एक्टिव हो जाता है। एक रिसर्च से पता चला कि रात में 3 बजे तक जागने वालों के खून में अगले दिन कैंसर से लड़ने वाला फैक्टर TNF का सतह 1/3 कम हो जाता है। मेडिकल साइंस का मानना है कि नींद की हालत में इम्यून सिस्टम कुछ खास किस्म के प्रोटीन की तैयारी में इजाफा कर देता है, जिसके सबब जिस्म के कुछ ऐसे फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। और स्किन का भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चेहरे पर, शक्ल पर ग्लेजिंग आ जाती है। इसलिए खूबसूरती के लिए भी साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी चीज़ है, और साउंड स्लीप ही कैंसर का कारण भी है। तो अब यह है कि रमज़ान शुरू होने वाला है, इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दिया जाए। हदीस के हिसाब से भी है जैसे कि जुमा की तैयारी जुमरात ही से,
जैसे जुमा के दिन नाखून काटना है, दाढ़ी उड़ी मोछ उछ का हिसाब लगाना है, तो उसमें है कि आप जुमा के दिन भूल ही जाइएगा लगभग, इसीलिए उसको जुमराते के दिन फिक्र करके उस सब चीज़ का करना पड़ता है। तो उसी तरह से रमज़ान शुरू होने वाला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रमज़ान का के लिए बोलते शाबान में फ़िक्रमंद ही नहीं होते थे, बल्कि शाबान में ज़्यादातर रोज़ा रहते थे। और रमज़ान की तैयारी अभी से किया जाए कि रूटीन बनाया जाए, कैसे क्या खाना है, नहीं है, ये है वो है। तो मसला ये है कि सिर्फ रमज़ान को अगर तरीके से डील कर लिया जाए तो गारंटी है कि 11 महीना फिर आपको कोई मर्ज नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए इसको फ़र्ज़ किया है कि आप साल भर तंदुरुस्त रहें, इसीलिए रमज़ान का रोज़ा अल्लाह ने आप पर फ़र्ज़ किया है। तो इसलिए रोज़ा से फ़ायदा उठाया जाए। तो चलिए, अल्लाह ताला हम लोग को भी तौफीक दे, कहने सुने से ज़्यादा हम लोग को अमल की तौफीक कर दे, जो रोज़ा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। तो ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम।